1999 से 2007 तक 20 से ज्यादा महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। यानी 8 साल में 20 से ज्यादा औरतों की हत्या। हर महिला को बहुत ही बेरहमी के साथ दर्दनाक मौत दे गई। मारने वाले के न हाथ कांपे न ही दिल लर्जा। ये खूनी खेल बेंगलुरु और उसके आसपास के मंदिरों में खेला जा रहा था। हर हत्या के पीछे सिर्फ सोने की चमक थी और एक लालच से भरा साजिशी दिमाग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की पहली महिला सीरियल किलर के डी कैंपम्मा की, जिसको पुलिस ने साइनाइड मल्लिका का नाम दिया। हो सकता है आपने इस केस के बारे में सुना हो, पर आज आप कुछ ऐसे राज सुनेंगे जो इससे पहले शायद किसी ने न बताए हों। मंदिर जहाँ लोग बहुत आस्था से आते हैं, अपनी मुश्किलों का हल तलाश करने आते हैं, लेकिन जब इंसान मजबूर हो जाए तो वह हर उस चीज पर यकीन कर लेता है जो उसे उम्मीद दे। फिर वह ईश्वर के बजाय अपने आसपास के लोगों पर भरोसा कर लेता है और ऐसे ही मजबूर महिलाओं का फायदा उठाया गया। मल्लिका का जन्म कर्नाटक के गांव कागालीपुरा में हुआ। वह एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी और उसका सबसे बड़ा सपना था अमीर बनना। समय गुजरा और उसकी शादी हो गई। मल्लिका का पति दर्जी का काम करता था और एक अच्छा इंसान था। शादी के बाद कुछ अरसे तक जिंदगी ठीक चलती रही और उसके 3 बच्चे भी हो गए। लेकिन धीरे धीरे कैंपम्मा के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी नजर हमेशा अमीर लोगों की जिंदगी पर रहती थी और यही सोच उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती गई। इसी सोच के साथ उसने अपने शौहर को कन्विंस किया कि कोई बिजनेस शुरू किया जाए। उसका ख्याल था कि अगर कोई नया काम शुरू किया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। शौहर ने किसी तरह हाँ कर दी, लेकिन यह डिसीजन उनकी जिंदगी की गलती साबित हुई। जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वह सब चिट फंड में बर्बाद हो गई और सारी मेहनत और पैसा डूब गया। घर का माहौल बिगड़ गया। शौहर और बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई और रिश्ते टूटने लगे। और फिर एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया। वह अपने शौहर और 3 बच्चों को छोड़कर बेंगलुरु चली गई। बेंगलुरु पहुंचकर उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न सहारा, न अच्छी जिंदगी। वह इधर उधर छोटी मोटी नौकरियां करती रही, कभी किसी घर में काम, कभी किसी जगह सफाई, लेकिन उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वह हर जगह से निकाली जाती थी। इसी दौरान उसे ज्वेलरी शॉप्स पर काम करने का मौका मिला। सोने की चमक देखकर उसके दिल में लालच आ गया। उसने ज्वेलरी चोरी की और पकड़ी गई। यह उसकी लाइफ का पहला क्राइम था। उसे पुलिस ने अरेस्ट किया और कोर्ट ने उसे 6 महीने की सजा सुना दी। ये 6 महीने उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गए। जेल से बाहर आने के बाद उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। अब लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। काम मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब पैसा मिलना मुश्किल हो गया तो उसने एक नया रास्ता चुना। ऐसा रास्ता जो आगे चलकर कई बेगुनाह जान ले लेगा। उसकी नजर मंदिरों में रोज आने वाली औरतों पर टिक गई। कोई औलाद की ख्वाहिश लेकर आती थी, कोई बीमारी से निजात चाहती थी, कोई अपने ससुराल या शौहर से परेशान होती थी। ऐसी महिलाएं अक्सर उस इंसान पर भरोसा कर लेती हैं जो उन्हें धार्मिक और भरोसेमंद नजर आता है। वह मंदिरों में जाना शुरू हो गई, औरतों से बात करती, उनके दुख सुनती, उनके साथ हमदर्दी का नाटक करती और धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लेती। वह खुद को एक धार्मिक और तजुर्बेकार महिला बताती थी और कहती थी कि वह हर मन्नत पूरी करवा सकती है। लोग उसको मल्लिका और आमा के नाम से जानते थे। फिर मल्लिका कहती, बस एक खास पूजा करनी होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जाल बिछाया जाता। वह महिला से कहती, सज धज के अच्छी साड़ी और गहने पहन कर आना। फिर वह उसे मंदिर से दूर किसी सुनसान जगह ले जाती ताकि कोई देख न सके और कोई शक भी न करे। पूजा का सारा सामान और प्रसाद भी साथ होता, कभी लड्डू तो कभी शरबत। वह कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक करती और महिला का भरोसा और मजबूत कर देती। लेकिन साइनाइड जहर प्रसाद में छुपा होता था जो कुछ ही पलों में अपना असर दिखाना शुरू कर देता। पूजा खत्म होते ही वह किसी बहाने से महिला को प्रसाद दे देती। कुछ ही देर में वह बेजान होकर जमीन पर गिर जाती है और फिर मल्लिका आराम से उसके सारे गहने उतारती और वहां से फरार हो जाती। 19 अक्टूबर 1999 पहली हत्या होती है। उसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई दिल्ली से आई हुई औरत, कोई गांव की माँ, कोई बीमारी से परेशान औरत। सभी महिलाएं एक ही तरीके से मल्लिका का शिकार बनती रही। मल्लिका बहुत शातिर थी। वह यह अपराध सिर्फ एक ही मंदिर में नहीं करती थी, बल्कि अलग अलग मंदिरों में जाकर अपना शिकार ढूंढती।
और वहां अपनी साजिश को अंजाम देती थी एक के बाद एक। महिलाओं की लाशें मिलने लगी, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर तो कभी मंदिर से थोड़ा दूर किसी सुनसान जगहों पर। हर लाश एक नई पहेली छोड़ जाती थी। शुरू में पुलिस को यह मामले समझ नहीं आ रहे थे। हर हत्या अलग अलग लगती थी और किसी भी केस का दूसरे से सीधा कनेक्शन नजर नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक खौफनाक पैटर्न सामने आने लगा। हर बार निशाना सिर्फ महिलाएं बन रही थी। हर केस का किसी न किसी मंदिर से कनेक्शन था और सबसे हैरान करने वाली बात, हर लाश में जहर के आसार मिल रहे थे। शुरू में पुलिस को यह पता नहीं चल सका कि यह कौन सा जहर था, लेकिन जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने तफसील से जांच की तो सच सामने आया। यह कोई आम जहर नहीं था, यह साइनाइड था। अब मंदिरों में यह बात धीरे धीरे फैलने लगी थी कि यह कोई स्वाभाविक मौत नहीं है। हर नई लाश के साथ लोगों का शक और डर बढ़ता जा रहा था। साल 2006 में रेणुका नाम की एक महिला अचानक लापता हो जाती है। रेणुका का पति दुबई में काम करता था। जब काफी दिनों तक उसे अपनी पत्नी की कोई खबर नहीं मिली तो वो फौरन इंडिया लौट आया। उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उसने खुद भी अपनी पत्नी की तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान वो उस मंदिर तक पहुंचता है जहां रेणुका को आखिरी बार देखा गया था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रेणुका को आखिरी बार 40 से 45 साल की एक महिला के साथ देखा गया था। यह जानकारी मिलते ही उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गवाहों के बताए हुए हुलिये की मदद से पुलिस ने उस अनजान महिला का स्केच तैयार करवाया और यहीं से पहली बार मल्लिका तक पहुंचने का एक मजबूत सुराग पुलिस के हाथ लगा। मल्लिका के लिए हत्या करना धीरे धीरे आसान होता चला गया। उसे लगता था सिर्फ चोरी करने से पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है, लेकिन अगर शिकार ही जिंदा ना रहे तो उसके खिलाफ गवाही देने वाला भी कोई नहीं होगा। और इसी सोच ने उसे एक के बाद एक हत्या करने की हिम्मत दे दी। शायद उसको जान लेने में मजा आने लगा था। 31 दिसंबर 2008 एक बार फिर मल्लिका अपने अगले शिकार की तलाश में एक मंदिर पहुंचती है। वहीं उसकी नजर एक दुखी और परेशान महिला पर पड़ती है। मल्लिका को लगता है कि यही उसका अगला शिकार है। वो हमेशा की तरह उस महिला से बात करना शुरू करती है, उसका भरोसा जीतने की कोशिश करती है और फिर अपना वही पुराना तरीका अपनाती है। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। उस महिला को मल्लिका की बातों पर शक हो जाता है। मौका मिलते ही वो चुपके से पुलिस को कॉल कर देती है। मल्लिका को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है और वो फौरन मंदिर से निकलकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार पुलिस पहले से ही होशियार थी। मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया गया था। कुछ ही देर बाद एक बस स्टॉप के पास पुलिस ने एक महिला को रोका और उसकी तलाशी ली। उसके बैग से गहने और पैसे बरामद हुए। जब उस महिला का हुलिया पहले से तैयार किए गए स्केच से मिलाया गया तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। वो महिला मल्लिका ही थी। पुलिस ने तुरंत मल्लिका को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मल्लिका ने पूछताछ में 20 से ज्यादा हत्याओं का जिक्र किया, लेकिन बाद में अदालत में उसने अपना बयान बदल दिया और इन इल्जामों से मुकर गई। पुलिस को सभी हत्याओं के सबूत नहीं मिल सके। आखिरकार पुलिस सिर्फ 6 हत्याओं के ही मजबूत सबूत जमा कर पाई, जिनकी बुनियाद पर मल्लिका के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। 2012 में कोर्ट ने मट्ठा राजत, एलिजाबेथ, यशोदम्मा, मुनियम्मा, पिल्लम्मा और नागवेणी की हत्या करने और लूटपाट के जुर्म में उसे फांसी की सजा सुनाई। लेकिन बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसकी डेथ सेंटेंस को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। साल 2017 में एक बार फिर साइनाइड मल्लिका सुर्खियों में आ गई। इस बार कारण था पॉलिटिशियन शशिकला। शशिकला करप्शन केस में उसी जेल में थी जिसमें मल्लिका साइनाइड भी थी। मल्लिका पे आरोप था वो शशिकला की हत्या करना चाहती है, लेकिन मल्लिका ने इन तमाम आरोपों से इनकार कर दिया। उसका कहना था बस वो शशिकला की सेवा करना चाहती थी, इसीलिए आस पास रहती है। आज भी कैंपम्मा, जिसे दुनिया साइनाइड मल्लिका के नाम से जानती है, कर्नाटक की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रही है। और यह केस यहाँ खत्म होता है। डार्क ट्रूथ को लाइक और सब्सक्राइब करें।